नई सुबह, नई उमंग, हर दिन एक नई तरंग। आइए मिलकर इसे शुरू करें आपके अपने बिहार बिहान के संग। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री। नमस्कार, डीडी बिहार की मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो गई और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं किसी खास विषय पे। और साथ ही जैसा कि राजश्री ने कहा कि आज एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और जैसा कि हर दिन एक नया दिन हमें एक नई चीज़ों की शुरुआत करने का मौका देता है, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। और साथ ही आज का जो दिन है ये भी बड़ा खास है क्योंकि सोमवार हमें एक नई चीज़ों की शुरुआत करने का मौका देता है। जैसे कि हर दिन जब रविवार आता है तो हम अपने घर परिवार के साथ कुछ वक्त निकालते हैं, तो वही अगर सोमवार आता है तो हम अपने नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही जीवन में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हमेशा सकारात्मक विचार रखें, अच्छी सोच रखें, तो इससे हमें जीवन में आगे बढ़ने का भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ दर्शकों देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। इसी के साथ दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि ये एक साहित्यकार हैं, कवि है, जिनके लेखन में एक गज़ब की धार, जिन्होंने जो देखा, जो समझा और जो चीज़ें देखी उसको बड़े ही सलीके से समेटा अपने कलम से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनिल सुलभ। ये बता दें कि अध्यक्ष हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन के। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी नमस्कार। बहुत स्वागत सर आपका। जी, राजेश्वरी जी बहुत बहुत बधाई। सर, आप जब यहाँ पे हमारे सामने बैठे हैं तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके प्रारंभिक जीवन से, यानी कि बचपन से कैसा आपकी पृष्ठभूमि क्या रही, थोड़ा शुरू से अपने बारे में हमें कुछ बताएं। राजेश्वरी जी, प्राय प्रश्न करते हैं लोग मुझसे जी। मैं गांव का व्यक्ति हूँ जी। और गांव के सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य बोध से युक्त पर्यावरण में और वातावरण में मेरा जन्म भी हुआ और विकास भी हुआ। तो ग्राम्य जीवन का मेरे हृदय पर, मन प्राण पर बहुत ही गहरा प्रभाव आरंभ से रहा। और गांव में भी पता नहीं, इसको आप ईश्वरीय प्रेरणा कह सकते हैं, मैं साहित्य की पुस्तकों का अध्ययन बाल्यकाल से ही आरंभ किया, वो चाहे बाल्य पुस्तकें ही क्यों ना हो। तो मेरे जीवन पर, और मैं मानता हूँ कि जो आज का अनिल सुलभ है, उस अनिल सुलभ पर ग्राम्य जीवन का, बाल साहित्य का और गाँवों में जो उन दिनों रामलीलाएँ हुआ करती थी जी, कृष्ण लीलाएँ हुआ करती थी, मंडलियाँ आ करके महीनों रह करके अपनी प्रस्तुतियाँ प्रति संध्या करती थी, तो उनसे जो राम का व्यक्तित्व को मैंने जब आत्मसात किया बाल्यकाल में ही, तो मुझे लगा कि वो चेतना जो है वो मुझे उनके व्यक्तित्व और चरित्र से मिल रही है, उस मर्यादा पुरुषोत्तम से। तो मुझे लगता है कि मेरे साहित्यिक जीवन पर, मेरे लोक जीवन पर और जो कुछ भी मैं आज तक कर पाया हूँ या कर रहा हूँ या करने की अभिलाषाएं हैं, बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, तो उस पर उनका गहरा प्रभाव है। मुझे स्मरण नहीं होता है कि मेरे पुरखों में से कोई साहित्यकार थे कि नहीं थे। शायद उनके पुरखों के पुरखों में से कोई रहे हों, कहीं तो रहा होगा। तो एक मुझे लगा कि बचपन से ही मेरे मन में कला, संगीत और साहित्य के प्रति चेतना है और यह विविध रूपों में प्रकट भी होता रहा। और इसीलिए जब मैं केवल छठी कक्षा का विद्यार्थी था, कोई 11-12 साल की आयु रही होगी, तभी से मैं कथा लेखन में प्रवृत्त हो गया और कुछ काव्य रचनाएं भी करने लगा। कुछ एकांकी नाटक लिखे और गाँवों में उसकी प्रस्तुतियां भी करवाई।
एक बाल मंडली तैयार हो गई थी मेरे नेतृत्व में मेरे गांव में, और विविध अवसरों पर, मांगलिक उत्सवों पर, विशेष रूप से दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली के समय में जब लोग बाहर के लोग भी गांव में जुटते थे तो इस तरह की प्रस्तुतियां होती थी। तो इस तरह से मेरा बाल्य जीवन आरंभ हुआ और मैं पहली बार 1973 में पटना आया। फिर 1-2 वर्ष के लिए गांव चला गया था, लेकिन 1978 से जी मैं पटना में हूँ। पटना का हो गया, गांव बहुत हद तक छूट गया, लेकिन गांव के प्रति जो स्वाभाविक एक आकर्षण है, एक प्रेम है, वो अभी भी बना हुआ रहता है और मुझे अपना गांव जाना बहुत आनंदकर लगता है। जब भी अवसर जुटता है तो मैं जाना पसंद करता हूँ। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि बचपन से ही आपको लिखने का जो शौक़ है वो शुरू से ही लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी बचपन में कहानियाँ सुनने के बड़े शौकीन होते हैं। सभी बच्चों को बड़ा मन करता है कि दादी नानियों की कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो क्या वो रीज़न रहा, या वो पुस्तकें जो उस समय आप लोग को उपलब्ध होंगी तब आप कहानियाँ दादी नानियों से सुनते होंगे या पुस्तकों से पढ़ते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में ये जगह कि मैं भी ऐसी कहानियाँ लिख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो क्या प्रेरणा आपकी रही? बिल्कुल राजश्री जी, आपने बिल्कुल सही बात को संदर्भित किया है। मेरी दादी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी जी, किंतु उन्हें बहुत ही कवित्व याद थी। उन्होंने जो ब्रजभाषा में कविताएं होती थी तो कवित्व उन्होंने बहुत कंठस्थ रखा था, और कहानियाँ भी। और ये मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं अपना अधिक समय अपनी दादी के साथ दिया। मैं दादी के साथ ही सोता भी था, तो मेरी वो कहानियाँ सुनाती थी और कवित्व भी सुनाती। बड़े अच्छे अच्छे छंद, अब तो मुझे स्मरण नहीं रहे लेकिन वो सभी बहुत प्रभावित करते थे। तो कुछ तो ये भी रहा होगा, और कुछ अपना बाल साहित्य का अध्ययन के। हमारे गांव में कुछ प्रबुद्धजन थे जिन्होंने एक पुस्तकालय की, ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना की थी, और उसमें सभी प्रकार के साहित्य थे। तो स्वाभाविक रूप से बाल साहित्य, जो बाल बुद्धि होती है, लेकिन बाल बुद्धि भी मैं समझता हूँ, मेरी अपनी अनुभूति भी है और मैं मानता भी हूँ कि जो बालपन की आयु है वह सबसे कुशाग्र बुद्धि वाली आयु होती है, और बालपन में ही सभी संस्कार पड़ते हैं। यदि बालपन आपका संस्कारित हो गया है, अच्छे संस्कार अगर बालपन में आ गए हैं, तो वही आपके जीवन भर काम आते हैं। चरित्र का निर्माण बालपन में होता है। बल्कि मैं तो मानता हूँ, और हमारा वैदिक साहित्य कहता है कि गर्भाधान से लेकर मुंडन और उपनयन संस्कार तक जी, ये सबसे उर्वर काल होता है। और उस समय एक किसी भी व्यक्ति की मानसिक क्षमता बहुत ही चैतन्य रहती है। उस काल में, उस अवधि में जो भी संस्कार हम डाल देते हैं वही उसका मौलिक चरित्र हो जाता है, मौलिक स्वभाव हो जाता है, जिसको हम स्वभाव कहते हैं ना जी। वो वास्तव में उसका स्वभाव है, निजी भाव है, जो उसके जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है। इसलिए आप कभी कभी देखते हैं कोई आदमी बहुत ही बचपन से ही शांत है, कोई बहुत ही बचपन से ही उग्र है, कोई जल्दी विचलित हो जाता है, कोई बहुत दिनों तक सुदृढ़ बना रहता है, उस पर सामान्य घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह की चेतना के कई स्तर हैं जो मैं समझता हूँ बालपन उसे बहुत गहरे से प्रभावित करता है। हमारा परिवार, हमारी शिक्षा, हम जिस परिवेश में रहते हैं, और फिर हमारा आगे उत्तरोत्तर किन शिक्षकों और आचार्यों से हमें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका असर। जी, और जैसा कि सर हमने जाना कि आपके प्रेरणा कौन थे साहित्य के, और साथ ही जब भी बात साहित्य की आती है, आधुनिक साहित्य की अगर हम बात करें, तो इनके जो पितामह हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी बात साहित्य की आती है तो हर लोग अलग
उनका जॉनर होता है लिखने का। कुछ लोग काल्पनिक चीज़ों पे लिखना पसंद करते हैं, कुछ वास्तविक चीज़ों पे लिखना पसंद करते हैं, कुछ सामाजिक चीज़ों पे लिखना पसंद करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप किस चीज़ में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं? मुस्कान जी, आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं अवगत कराऊं कि साहित्य की बहुत ही प्राचीन परंपरा हमारे देश में है, और मैं मानता हूं, और ये इतिहास सिद्ध है, विज्ञान सिद्ध है कि वैदिक काल से हमारे ऋषियों ने साहित्य का सृजन किया। इसीलिए ऋषि साहित्यकार कहे गए। ये वेदों की रचनाएं हुई तो सभी ऋषि साहित्यकारों की ऋचाएँ हैं वे सब, जिन्हें संकलित करके वेद व्यास जी ने 4 वेदों के रूप में हमारे विश्व के सामने प्रकाश में लाए। और उस परंपरा में, साहित्य की परंपरा में बहुत बहुत ऊपर से ऋषि और ऋषिकाएँ, और आप जिन भारतेंदु बाबू का की चर्चा आपने की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आज जो खड़ी बोली, आज जो हिंदी हम बोलते हैं, बिल्कुल उस हिंदी की प्रथम पीढ़ी के ये साहित्यकार हैं। और निश्चित रूप से जब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात होती है तो भारतेंदु का नाम आता ही है। और लोग ये कहते हैं, मैं भी उसमें सहमत हूँ, कि भारतेंदु ने हिंदी को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। तो भारतेंदु जी की परंपरा को आगे आने वाले अनेक साहित्यकारों ने बढ़ाया है। और जो आपका प्रश्न था कि किन विधाओं में, किन क्षेत्रों में, तो एक तो मैं मानता हूँ कि लेखक की अपनी प्रवृत्ति होती है, उसका अपना स्वभाव है, उसकी अपनी दृष्टि है, उसका अपना चिंतन है, और अपने चिंतन और अपने विचार के अनुसार वो अपना क्षेत्र चुनता है। मैं जब विचार करता हूँ अपने साहित्य को लेकर के, जब मैं इस बिंदु पर चिंतन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे मन में एक लक्ष्य होता है। साहित्यकार का एक लक्ष्य होना चाहिए, साहित्य का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप किस लिए लिख रहे हैं। यूँ तो लोग कहते हैं मन के रंजन के लिए या स्वांतः सुखाय, लेकिन यह स्वांतः सुखाय पर्याप्त नहीं है। जब कोई साहित्यकार लिखता है तो ये लिखता है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उससे समाज का क्या लाभ होना है। एक तो लोक रंजन साहित्य का लक्ष्य है कि हम जो कुछ लिखें, या कला संगीत साहित्य का एक बड़ा लक्ष्य लोक रंजन है, लोगों को आनंदित करें, क्योंकि जीवन में आनंद का एक बहुत गहरा महत्व है। आदमी प्रसन्न नहीं रहेगा तो वह संतुष्ट नहीं रहेगा, वह शांत नहीं रहेगा, और जो प्रसन्न और शांत नहीं है वो कुछ अच्छा कर नहीं सकता जीवन में। इसलिए जीवन में अच्छा करे कोई, इसके लिए आवश्यक है कि वो उसके जीवन में शांति और आनंद हो। तो आनंद, हमारा वाङ्मय, हमारा संपूर्ण भारतीय वाङ्मय आनंद की बात पहले करता है। इसीलिए ब्रह्म आनंद कहा। ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, आनंद स्वरूप है, और देवियों को भी आनंद करी कहा, जो आनंद प्रदान करने वाली। इसीलिए संपूर्ण स्त्री जाति को मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ कि स्त्रियाँ आनंद करी हैं, उनसे आनंद मिलता है लोगों को। तो साहित्य और कला संगीत का एक बड़ा लक्ष्य है आनंद प्रदान करना। लेकिन केवल इतना ही लक्ष्य नहीं है, यह लौकिक लक्ष्य हो गया। साहित्य का एक बड़ा लक्ष्य है कि वह समाज में गुणात्मक परिवर्तन करे। तो उस दृष्टि से मेरे मन में रहता है। तो मैं तो कुछ मुख्यतः प्रेम की रचनाएं करता हूँ, लेकिन उन सभी प्रेम रचनाओं में, श्रृंगार की रचनाओं में समाज में एक गुणात्मक परिवर्तन की अभिलाषा को रख करके लिखता हूँ। तो कई क्षेत्रों में लेखन होता है, कविताएं, गज़ल, ये सभी लिखता हूँ। एक बड़ा काम इन दिनों ये हुआ है कि बिहार के बड़े साहित्यकारों पर एक पुस्तक मेरी ओर से आई है, हिंदी के प्रणम्य पुरुष नाम से, जिसमें 36 बिहार के उन साहित्यकारों को जिन्होंने बहुत बड़े अवदान दिए समाज को, लेकिन अलक्षित रह गए समालोचकों की दृष्टि से भी और स्वाभाविक रूप से पाठकों की दृष्टि से भी। तो उन्हें हम लोगों ने प्रकाश में लाने की चेष्टा की है। तो इस तरह से मिला जुला करके कई विविध क्षेत्रों में कार्य
हो रहे हैं, तो एक मन में परितोष है कि कुछ कुछ काम हो रहा है। कि आप एक साहित्यकार हैं, कवि हैं, आप गज़लें भी लिखते हैं, कहीं आपकी जो कविताएं हैं वो भी प्रकाशित हुई हैं। क्यों ना आपकी जो कुछ रचनाएं हैं वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। तो जरूर। अच्छा है मुस्कान जी, राजश्री जी, समय तो अब कम शेष बचा है, लेकिन मैं ये चेष्टा करूंगा कि आपके माध्यम से अपने प्रिय दर्शकों श्रोताओं को 2-3 रचनाएं अपनी सुना दूं। तो आरंभ करता हूं बलिदानियों के नमन से। बिल्कुल। ये गज़ल मैंने तब लिखी थी जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था और कारगिल युद्ध हुआ था। तो कारगिल युद्ध वो स्मरण दिलाने वाली एक घटना हाल में हो गई फिर, जी, जिसका आपने ऑपरेशन सिंदूर से अभी दिखाया आपने। तो बलिदानियों को नमन करने के लिए गज़ल पढ़ता हूँ। ए दिल तू उनसे जाके मेरा सलाम कहना। पहले सोचा था कि इसे कुछ साहित्यिक शब्दावली में दूँ, कहूँ वादे सबा तू जा करके, फिर मन में आया कि नहीं, अमर शहीदों को, बलिदानियों को अपनी आत्मा से नमन भेजना चाहिए। तो इसीलिए इसी रूप को रहने दिया। ए दिल तू उनसे जाके मेरा सलाम कहना, उनको ही पेशे खिदमत है मेरा कलाम कहना। शेर कहा कि खुद के लिए तो सब जीते, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं खुद के लिए। इंसान वह है जो औरों के लिए भी जीता है, बल्कि इंसान वह बड़ा है जो औरों के लिए ही जीता है। तो उस पर एक शेर कहा, जो खुद के लिए जिए वो इंसान क्या जिया, जो देश पर मीटे उसे 100-100 सलाम कहना। ऐ दिल तू उनसे जा। अगला शेर कहा कि क्या सर? जिसकी नीयत आपको पता है कि वो पाक साफ नहीं, हमारी दृष्टि जो है जो युद्ध की दृष्टि नहीं, तो उसके लिए एक शेर कहा कि भारत जो है शांति पसंद करता है, क्या बोल रहे हैं? युद्ध का अभिलाषी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि युद्ध से हमेशा क्षति पहुँचती है दोनों पक्षों की, जीत चाहे जिसकी भी हो। तो उस पर एक शेर कहा, सुरीले नट में लेना है। नापाक जिनकी नीयत, दगा हो जिनकी फितरत। अगर आपको पहले से मालूम हो गया, नापाक जिनकी नीयत, दगा हो जिनकी फितरत। ऐ दोस्त ऐसे दोस्त को दूर से सलाम कहना। उसने कहा कि उससे एक दूरी बना लो, एक मधुर दूरी, जिसको अंग्रेजी में प्लीजेंट डिस्टेंस कहते हैं जी। एक अगले शेर में एक नसीहत दी, कुछ लोग जो नीचे से ऊपर उठते हैं, एकाएक कुछ बड़े हो जाते हैं तो उनकी तबीयत भी बदल जाती, मिजाज बदल जाता है, तो पुराने दोस्तों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। तो उनको एक नसीहत दी शेर से कि कोई ज़रा अदब से गर अस्सलाम अलैकुम बोले। लोग आते हैं, कोई मिला पुराना दोस्त, अपना अच्छा ठीक है अभी व्यस्त हो। उसके लिए कहा है कि कोई ज़रा अदब से गर अस्सलाम अलैकुम बोले, तू भी ज़रा ठहर के वालेकुम सलाम कहना। और आखिरी ये शेर मैंने उन विधवाओं को समर्पित किया है जिन्हें कुछ आतताइयों ने जिनके सिंदूर पोंछ दिए। मैं मानता हूं कि वो मुसलमान नहीं हो सकते,
ये वो लोग हैं जो इस्लाम को भी नहीं समझते, धर्म को भी नहीं समझते, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हैं, आतताई हैं। वो कोई धार्मिक व्यक्ति हो नहीं सकता। इस्लाम भी ये नहीं कहता है कि तुम किसी भोले इंसान को निरपराध की हत्या करो। तो उसे तो उन विधवाओं को समर्पित किया है। बस एक झलक को उनके हम मुंतज़िर हैं बैठे, जो चले जाते हैं फिर लौट के नहीं आते। बस एक बार कम से कम देख लें, हसरत बनी रहती है। तो उसी पर एक शेर कहा, बस एक झलक को उनके हम मुंतज़िर हैं बैठे, कोई तो जाके उनसे मेरा पयाम कहना, उनको ही पेशे खिदमत है मेरा कलाम कहना। आइए आपको एक गज़ल सुनाता हूँ। ये गज़ल मैंने इस तबीयत से लिखी कि ज़िंदगी में उम्मीद बहुत ज़रूरी है। उम्मीद की डोर, आशा की डोर नहीं टूटनी चाहिए, और उम्मीद को, आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को और जिद को बनाए रखना चाहिए। तो उस पर एक गज़ल पढ़ी है, सुनिएगा। तड़प है कि तलब है कि जिद है बाकी, तड़प है कि तलब है कि जिद है बाकी, यह दिल भी धड़कता है कि उम्मीद है बाकी। उम्मीद नहीं हो, उम्मीद नहीं बचे तो दिल भी धड़कना बंद कर देगा। तो उसी पर एक शेर कहा। और अगला शेर थोड़ा सा रूमानी शेर है। वो जब से गए हैं दूर, देकर दीद हमें, जब एक बार दर्शन दे दिया फिर चले गए। वो जब से गए हैं दूर, देकर दीद हमें, तब से इन आँखों में कहाँ नींद है बाकी, तब से इन आँखों में। अगला शेर कहा कि प्रेम मोहब्बत होना चाहिए, करनी चाहिए, और ये जताया जाना चाहिए। इससे उत्साहवर्धन होता है। कोई अच्छा कर रहा हो तो कहना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं जी। तो उसे लगता है कि चलो मैंने कुछ अच्छा किया है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा किया है। ये एक शक्ति देती है, ये ऊर्जा देती है ये बातें। तो उस पर एक शेर कहा, मोहब्बत भी जताने के खाह राह बहुत हैं। बहुत रास्ते भी मिल जाएंगे आपको, मौके मौके अवसर। मोहब्बत भी जताने के खाह राह बहुत है। होली है, दिवाली है, ईद है बाकी, होली है। अगला एक शेर है जिस पे शायर कुछ तल्ख हो गया। तल्ख इसलिए हो गया कि पहले कैसे कैसे लोग होते थे और आज कैसे कैसे लोग हो गए। तो उस पर एक शेर कहा, उठ गए हैं वो लोग जो रहे कभी जिंदा। वो जिंदा लोग थे, उनके पास आने से भी जिंदगी लौट आती थी। धन्यवाद करें। तो उस पर एक शेर कहा, उठ गए हैं
वो लोग जो रहे कभी जिंदा, इस शहर में अब लाश अगला सेक्शन में और गिद्ध है बाकी, इस मैं बोल दूं? शहर में अब लाश और गिद्ध है बाकी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दो तीन चीज़ें जो आपने कही कि उम्मीद इंसान को कहीं ना कहीं एक जीने का उत्साह बढ़ाता है, जीवन में आगे कुछ करने का मौका देता है। और साथ ही साथ ये जो आपने चीज़ें कही कि प्यार मोहब्बत का इजहार करना तो बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जब हम मोटिवेट होते हैं तो हमें एक आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती है। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए सर तहे दिल से आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का, और जैसा कि जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें जिससे हम ये जान सके कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा email ID है director.ddkpatna@gmail.com। दर्शकों, बिहार बिहान कार्यक्रम के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आगे के कार्यक्रमों का मज़ा लेते रहिए। आज के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद।